हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो जिस चीज़ की आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं, अब हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे रहनी चाहिए, तो वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। चाहे आप फाउंडेशंस को बिलोंग करते हो, इंटरमीडिएट को बिलोंग करते हो या फाइनल को, सभी लेवल के जवाब मैं देने वाला हूँ। अच्छा, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझको लिख करके बताना, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन कौन किस किस लेवल को बिलोंग करता है हमारी फैमिली के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं बेटा, एक सर्वे किया था मैंने। आप कम्युनिटी टैब में जाके देख भी सकते हो। चैनल पे आप जब क्लिक करोगे तो कम्युनिटी में जाओगे तब। तो एक सर्वे किया था मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी यू बिलोंग्स, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए कि मैंने ऑप्शन दिया था होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, ऑप्ट आउट किया है, इस अटेम्प्ट में एग्जाम ही नहीं है, या कंफ्यूज्ड है अभी तक आप। तो आप देखेंगे कि 32% स्टूडेंट ने जो है वो होम बेस्ड एग्जाम को सिलेक्ट किया है। एंड 52%, जो कि सबसे ज़्यादा है इस कैटेगरी के अंदर, आप देखेंगे तो उसको सेंटर बेस्ड चूज किया है 52% लोगों ने। 3% जो है वो ऑप्ट आउट के साथ में गए हैं, दे विल अपीयर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। 3% लोगों का इस अटेम्प्ट में एग्जाम ही नहीं है, और 10% स्टूडेंट स्टिल कंफ्यूज्ड। तो देखिए बेटा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपकी राय क्या है, आपकी सजेशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आप एंड तक जुड़े रहिए। और आपको लेटेस्ट नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, अपडेट चाहिए लेटेस्ट और नोट्स वगैरह, जॉब वैकेंसी रिलेटेड टू सीएमए, आपको एक चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर अब से मैं शेयर करने वाला हूँ सारी चीज़ें, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स हो, या कोई अपकमिंग न्यू वीडियोस हो, या नोट्स हो, या फिर कोई ट्रेनिंग की वैकेंसी हो, या सीएमए बनने के बाद जॉब की वैकेंसी, सभी उस ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसको हमें देख के साफ साफ क्लियर पता चलता है बेटा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 52% स्टूडेंट्स जो है वो सेंटर बेस्ड के साथ में जाने वाले हैं। और ये 10% टिल सर्वे जब तक हुआ, तो ये 10% अभी भी कंफ्यूज है। दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजन। देखिए बेटा, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दोनों में आपको बता देता हूँ क्या अच्छाई है दोनों में और क्या कमी है। देखिए, होम बेस्ड में अगर आपके पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, और आपके पास में एक पर्सनल रूम है जहां बैठ के आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं और कोई डिस्टर्ब ना करे, तो होम बेस्ड इज बेटर और सेफ भी है। तो आप होम बेस्ड के साथ में जाइए। तो ये जितने भी लोग आपको डरा रहे हैं, या जो आपको सुनने को मिल रही है कि ऐसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है। आप कंफर्टेबली एग्ज़ाम दीजिए, आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉर्मली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट ये बोलता है, ये सोच के दे रहा है कि मैं होम बेस्ड में चीटिंग कर लूंगा, दैट इज़ नॉट गुड, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आपके लिए वो खतरा बन सकता है। रियल में कुछ एक दो स्टूडेंट मेरे को कहते हैं सर होम बेस्ड में तो चीटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ। देखिए बेटा, चीटिंग करना आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, और मैं इसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर आपने इस वजह से होम बेस्ड चूज किया है तो प्लीज़ मत करिए। सेंटर बेस्ड के साथ में जाते हैं कि सेंटर बेस्ड इज द मोस्ट बेटर थिंग इन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। सेंटर बेस्ड को मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं बेटा, कि सेंटर बेस्ड में क्या होता है कि सारे जो रिस्क है वो इंस्टीट्यूट ले रहा है। मीन्स इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो अगर ये 10% स्टूडेंट जानना चाहते हैं व्हाट इज माय रिकमेंडेशन, माय रिकमेंडेशन इज गो विथ सेंटर बेस्ड। ऐसा नहीं है होम बेस्ड बुरा है। अगर आपके पास में एडिक्वेट फैसिलिटीज है तो होम बेस्ड में कहीं कोई बुराई नहीं है। ऑप्ट आउट के लिए मैं रिकमेंडेशन बेटा नहीं देने वाला हूँ। ये 3% कर चुके हैं, ऑप्ट आउट मत करिए, एग्जाम दीजिए एक बार, क्या जाने वाला है, और आराम से ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। अब बात होती है बेटा कि ये सर्वे का रिजल्ट तो अपन ने देख लिया। अब बात होती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। अब होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, जो भी है सभी के लिए पेपर तो जो है सेम आने वाला है। हालांकि जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है वो चेंज रहेगा। तो हर जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जरूरी नहीं आपके फ्रेंड या किसी और के लिए भी वो क्वेश्चन नंबर 1 हो। तो ये आप क्लियर कर लीजिए बेटा, रैंडमली पेपर आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं।
फाउंडेशन लेवल के लिए मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं बेटा कि फाउंडेशन लेवल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए बेटा, फाउंडेशन लेवल के लिए स्ट्रेटेजी बड़ी ही सिंपली आप बना सकते हैं। रिजल्ट परसेंटेज अच्छा रहता है फाउंडेशन के अंदर। आपका जो पढ़ाई करने का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, आपको कोई सरप्राइज नहीं मिला है फाउंडेशन स्टूडेंट्स को। उनका एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम होता था, अभी भी एमसीक्यू पैटर्न ही हो रहा है, और उनका तो पहले भी ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, तो देर इज नो सरप्राइज फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ऑलरेडी इस मोड में एग्जाम हो चुके हैं। आपको करना क्या है बेटा, एज पर पास्ट पेपर पैटर्न जो आया है मैं आपको बता दूं, आपको कवर करना है बेटा मॉड्यूल। आपका मॉड्यूल्स जो है वो आपको कवर कर लेने हैं। पूरे मॉड्यूल में से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। सर, डू वी हैव टू रेफर एनी अदर बुक? आंसर इज नो। नो, क्लियरली नो। आपको कोई अदर बुक रेफर नहीं करनी है। अगर आप मेरी बात को मानते हैं, मेरी एडवाइस को मानते हैं, तो किसी भी रेफरेंस बुक के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है वो सफिशिएंट है। जितने भी रैंकर्स हुए हैं, रैंक होल्डर रहे हैं, उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर हूं, तो बेटा मॉड्यूल इज द मोस्ट बेटर थिंग। सेकेंड चीज, सर अगर हमने मॉड्यूल कवर कर लिया है तो क्या करें? बेटा आपको फिर मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट करने हैं आपको उसके बाद में, जो भी इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं। आपको बेटा क्या करना है, देखिए आपका जो पेपर आने वाला है वो एमसीक्यू मोड में आने वाला है। तो आपको जो है वो थोड़ा इन डेप्थ एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। बुक के हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू है वो आपको करना ही है, और साथ में बुक के मिड में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है उस पर भी आपको ध्यान दे करके ही पढ़ाई करनी है बेटा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि बुक में जहां जहां एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। मेक श्योर बड़े बड़े आंसर्स नहीं रटने हैं कि आप बड़े बड़े आंसर्स को रट रहे हैं, इसमें इतने पॉइंट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो एमसीक्यू बेस्ड करनी है। मींस छोटी से छोटी चीज पूछी जाए तो आप आंसर दे दे, लेकिन रटना बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग रखनी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो टॉपिक को समझने पर ध्यान देना है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए बेटा। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा जो उनके मॉड्यूल है उनको करना है, जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट है उनको करना है। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं करना है। दैट्स क्लियर बेटा। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर से आंसर दूंगा बेटा। बात करते हैं बेटा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की, और साथ साथ में फाइनल की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ और सिमिलर पैटर्न पर ही होने वाला है। तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स की अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि पहले उनको पता था ऑफलाइन होने वाले, फिर ऑनलाइन हुए। अब ऑनलाइन के अंदर पेपर कैसे आएगा और हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए बेटा, ऑनलाइन के अंदर कई सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि हम टाइपिंग कैसे करेंगे, वो सारी बातें। इंस्टीट्यूट भी उन बातों को समझता है, और इंस्टीट्यूट पेपर ऐसा बनाएगा बेटा जिसमें आपको टाइपिंग कम करनी पड़े और अंडरस्टैंडिंग और माइंड से ज़्यादा सोचना पड़े। जैसे आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है बेटा, आप समझिएगा केस स्टडी बेस्ड पेपर भी बोला गया। इट मीन्स आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया गया। आपने 10th 11th 12th में पैसेज के आंसर दिए हैं, इंग्लिश के पेपर में या हिंदी के पेपर में आता था, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, फिर उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन बना करके पूछे जाते थे, अगर आपको याद हो तो। हालांकि यहाँ पर उस पैराग्राफ में आंसर नहीं होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन इज इक्वल टू दैट पैराग्राफ, और इस क्वेश्चन से ही सब क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे बेटा। इस क्वेश्चन से ही सब क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। स्टूडेंट्स का कंसर्न है सर स्टेप वाइज तो हमें मार्क्स मिल ही नहीं पाएंगे। बेटा इस सवाल का मैं आपका जवाब देने वाला हूं। देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मान लीजिए 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, तो हो सकता है आपके इसके 5 सब क्वेश्चन बना दिए जाए। अगर आपने इस वाले का आंसर सही दिया है तो आपको इसके लिए मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए दिया, इसके लिए दिया। अगर 5 आंसर आपके 5 के 5 ऑप्शन करेक्ट है तो 5 मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे। अगर आपके 3 करेक्ट है तो 3 मार्क्स ही अवार्ड हुए। इट मीन्स यहाँ पर भी आपको स्टेप वाइज ही मिल रहा है। उस क्वेश्चन को अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर भी स्टेप वाइज क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड, और आपको वही स्टेप वाइज आपको आंसर देने हैं। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन भी मांगे जा सकते हैं 3 to 4 लाइंस के,
कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन ना होकर के ये हो तो व्हाट विल बी योर आंसर। तो ऐसे भी कुछ केसेस बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो आपकी क्वेरी है सर स्टेप वाले मार्क्स तो गए, आंसर इज नो। आपको यहाँ पर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेप वाले मार्क्स तो गए। तो लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है सर, हमको कुछ स्पेशल करना है, डू वी हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल? नहीं सर, मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करना है। अभी तक भी आप किसी क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आता तो भी आप इसको सॉल्व करते, और वही आपको ये चीज़ें जो यहाँ पूछी गई है वो निकालनी पड़ती। तो सर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, हाँ लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती थी इसको तो छोड़ दो, वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं चलने वाली है। आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को। तो ये जरूर है कि आपको इन डेप्थ टॉपिक को पढ़ना है। सर व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एग्जाम? लेवल ऑफ एग्जाम जो जैसा पास्ट में रहा है वैसा ही रहेगा, ना कम ना ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हो सकता है इंस्टीट्यूट जो इस बार आपके पेपर्स है वो थोड़े इजी भी फ्रेम करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा पैनिक भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं करना चाहेगा। तो आप ऐसे मत पैनिक होइएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नथिंग लाइक दैट। पेपर विल बी एज यूजुअल, जैसा होता था वैसा ही होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना है, और ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे कि आप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो जो स्टेप होती है उसी तरीके से एमसीक्यू बना दिए जाएंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाए जा सकते हैं, और इसके अलावा छोटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। आपको टाइप भी करना पड़ सकता है। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स टाइप कैसे करेंगे, क्लियरिफिकेशन इज स्टिल अवेटेड बेटा। तो वो क्लियरिफिकेशन आएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे अभी वैसे ही प्रिपरेशन बेटा करते रहिए, और कुछ स्पेशल आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि सर हमने पेपर की तो बात कर ली कि पेपर कैसा आएगा और हमको क्या करना है। अब बात आती है सर जो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के अंदर हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब क्या सर हमें उसमें कुछ चेंज करना है? बस छोटे छोटे से चेंज करने हैं बेटा। पहले हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को ऊपर से देखो और दैट्स इट, दिस हाँ हो गया। अब ऐसा नहीं करना है, आपको इन डेप्थ हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते सिर्फ ऊपर से देखा ये तो मुझे आता है दैट्स इट, क्योंकि जब एमसीक्यू फ्रेम किए जाएंगे तो एमसीक्यू इन डेप्थ भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ये आदत के ऊपर से टॉपिक को देखा और दैट्स इट, ये नहीं करना है। अब आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। नेक्स्ट थिंग सर, हम हमेशा प्लानिंग ऐसी करते थे कि ये 1 to 2 चैप्टर को जो है हम कम इंपॉर्टेंस दें और बाकी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आते हैं। क्या इस स्ट्रेटेजी में चेंज करें? नहीं बेटा, स्मार्ट स्टडी आप अभी भी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सर हमको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन हर एक पेपर में मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें हर पेपर में मिलेंगे, जैसा कि पहले इंटर एंड फाइनल में मिलते रहे हैं। इट मीन्स मान लीजिए अगर 7 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 7 यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ये अभी भी वैसे ही रहने वाला है बेटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होएगा कि हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होंगे। जो टोटल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स जो पहले पेपर आता था ना 120 या 128 मार्क्स का ऑप्शंस मिला करके, या 130 मार्क्स का, वैसा ही पेपर अभी भी आने वाला है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो पेपर पैटर्न में इंस्टीट्यूट ने बेटा कुछ ऐसा खास चेंज नहीं किया है मार्क्स के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका जरूर चेंज होगा बेटा। एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर छोटे छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। उसमें एमसीक्यू भी हो सकता है और आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर भी देना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को माइंड में रखते हुए अब आपको प्रिपरेशन करनी है। इसी के साथ साथ बेटा आपको इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपी इशू किए हैं वो आपको जरूर से कर लेने हैं। एमटीपी को सीरियसली देना है, मजाक में नहीं देना है कि आप बैठे चलो एमटीपी दे देते और आपने दे दिए, ये अच्छा नहीं होगा। आपको सीरियसली एमटीपीज को देना है। उसके बाद में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो दीजिए, हाँ लेकिन टेस्ट सीरीज में ये भी ध्यान रखिए दैट इज कंपेटेबल विद द लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम्स के लेवल को ध्यान में रख करके ही बनाई गई हो, जैसा एग्जाम में आता है। बेटा एग्जाम में 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, हर किसी से हो जाएंगे। कुछ मॉडरेट लेवल जिसने पढ़ाई करी है,
एवरेज लेवल वो हो जाएंगे, और कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ये 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अगर हम पूरा पेपर इजी बना देंगे ये भी अच्छा नहीं होगा, मॉडरेट बना देंगे समहाउ ओके, और सारा हार्ड बना देंगे ओके नहीं हो सकता। तो इसीलिए पेपर में 3 लेवल मिलने वाले, और ये 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन भी होने चाहिए। और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, 5 क्वेश्चन ही करते थे। इट मीन्स वो 2 क्वेश्चन जो आपसे नहीं होने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के हैं वो आप लीव कर देते थे, या अगर आपकी स्ट्रेटेजी में वो चैप्टर आपने नहीं किया है, आप 1 to 2 चैप्टर को छोड़ के जाते थे कि हाँ ठीक है ये ऑप्शन में आएगा और हम इसको छोड़ देंगे। तो वो स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं अभी भी, उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट माय रिकमेंडेशन इज एटलीस्ट एक बार तो आप पूरा कोर्स करिए, उसके बाद जब सेकेंड टाइम हो तब आप आपकी स्ट्रेटेजी में ये करिएगा। नेक्स्ट थिंग बेटा आपको क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है, जो इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चन इशू किए हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। बिट क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। इंटर के डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैंने एक सीरीज बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर। और भी सीरीज आएगी, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि और कुछ शेड्यूल में बिजी होने की वजह से नहीं आ पा रही। श्योरली वो आएगी, डोंट वरी बेटा, वो आएगी सीरीज। तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछते रहते हैं नेक्स्ट सीरीज कब आएगी, उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो बिट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है बेटा वो आपको जरूर से कर लेने हैं। और ऐसा एक्स्ट्रा एमसीक्यू के लिए नहीं दौड़ना है कि हमको कोई बुक मिल जाए जिसमें एमसीक्यू हो, हमको ऐसा कुछ मिल जाए। अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से एमसीक्यू बन के मिल रहे हैं दैट्स वेरी गुड, वरना आपको नॉर्मल स्टडी करनी है बेटा। मान लीजिए आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 तक है, या फिर आपने पढ़ लिया 87A में जो रिबेट मिलेगी ना वो रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। कंसेप्ट आपको पता है 87A की रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी का एमसीक्यू बना दिया, हु विल गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 87, फिर मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। तो एक बात बताइए, when you are able to answer this MCQ, इस MCQ का आंसर आप कब दे पा रहे हो, जब आपको ये कंसेप्ट पता है। इट मीन्स अगर आपको कंसेप्ट आता है MCQ के आंसर आप नॉर्मली दे दोगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे कुछ भागना नहीं है, पहले पूरी प्रिपरेशन करिए, उसके बाद में जो आप बिट क्वेश्चन वाले MCQ है वो कर लीजिए। इसके अलावा आपको अगेन एंड अगेन मॉड्यूल को ही स्टडी करिए, स्कैनर को ही स्टडी करिए। इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स है मैट है उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है रेदर देन एनी एक्स्ट्रा नोट्स अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बने हुए स्कैनर से बने हुए दैट्स वेरी गुड, यू कैन रेफर दैट। लेकिन कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नए टॉपिक आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बेटा ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करके चलनी है। अभी के लिए इतना ही, इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।